आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। आज हम लाहौर में पाकिस्तान के माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आमिर सुहेल साहब के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अदलिया में कहाँ खामियां पाई जाती हैं और इस इदारे को कैसे मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा सर आप खैरियत से बस हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट की मैं आपका वो तारुफ सर। वकालत वही उसी तरफ आ रहा हूँ। मतलब मैं अपनी फैमिली में सेकंड आदमी हूँ जो इस प्रोफेशन में आया। इससे पहले मेरे चचा थे डॉक्टर मन्नान, वो प्रिंसिपल थे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के, और जिनकी वजह से मैंने ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया। अदरवाइज मेरी फील्ड जो थी वो साइंस सब्जेक्ट्स की थी, और मेरा ख्याल है मुझे कुछ और बनना था। बट सम हाउ डॉक्टर साहब की स्ट्रेस करने पे, उनके जोर लगाने पे, तो मैं भी इस प्रोफेशन में आ गया। लेकिन जब आया तो ये मुझे अच्छा लगा प्रोफेशन। एक तो आप एक्सप्रेस अपना कर सकते हैं, दूसरा आप जो आपके जहन में है, जो दिल में है, उसको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसके मुतालिक अपने मामलात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के मामलात अदालतों तक ला सकते हैं, या मुतलका फोरम पे उनके रिड्रेसल के लिए आप कर सकते हैं काम। तो फिर उसके बाद फिर वो स्टॉप नहीं हुआ। फिर इसी प्रोफेशन में एक्सेल करते रहे। उसके बाद 2012 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे मैं मुंतखब हुआ, और फिर वहाँ सर्विस की हमने 1 साल, जिसमें हमारे क्रेडिट में जो है एक तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में, उसमें मुझे चीफ गेस्ट रखा गया। एडीआर के ऊपर प्रोग्राम थे, उसमें मैं चीफ गेस्ट के तौर पे रहा, और फिर डिफरेंट आर्टिकल्स अखबारात में मज़ामीन लिखते रहे। और फिर एक 18th अमेंडमेंट पे एक बुक लिखी मैंने, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी, रिसर्च ओरिएंटेड। ये कौन से सन की बात है? ये 12 में। अरे, तो उसके बाद जो है ये हुआ कि उस बुक के हवाले से अमेज़ॉन ने बाकायदा रब्ता किया, गूगल ने रब्ता किया। मेरे ख्याल में वाहद शख्स हूँ इस फर्टेलिटी का, जिसकी बुक जो है वो बाकायदा उन्होंने रब्ता करके फिर उसको छापा। मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कहा कि आप इसको रखें, इसकी मैं कोई कॉस्ट, कोई पैसे मैं नहीं लेना चाहता। तो आज भी वो उसका मौजूद है, लिंक मौजूद है, दोस्तों को देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताएं। देखें, तालीमी सफ़र ये है कि अगर लॉ कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने एलएलबी किया था। और हमारे दौर में दो ही लॉ कॉलेज होते थे, एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था पंजाब में, और एक हिमायत इस्लाम था, बस। यहाँ कराची में एसएम लॉ कॉलेज वो था। तो चूंकि हम पंजाब से कर रहे थे तो हमने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में से ही प्रेफर किया। मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, निज़ाम तालीम के हवाले से बड़ी कोशिश आप अखबारात में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन जो अंदर वाली बात यह है कि ये तरक्की माकूस है। हम लोग नोज डाउन हमारा है, और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। टीचर्स को पैसे अच्छे मिलते हैं, फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं, बट आप जाके देखें कि कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल। इसका मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई में, हमारे टीचर के पढ़ाने में कोई मसला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कि जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी फंडिंग करती है, वो फंडिंग क्यों असरअंदाज नहीं हो रही, हमारी तालीम के ऊपर क्यों नहीं वो बेहतरी ला रही, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो इंडिविजुअल
पर्सन है जिसको हम टीचर्स का नाम दे रहे हैं, वो उसमें शायद उतनी गहराई नहीं है, मेयार नहीं है। या मेयार नहीं है, या कोई और मसला है। देखिए, हम लोग, चूंकि मैं प्रोविंशियल HEC को भी रिप्रेजेंट करता जी हूँ, जी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि टीचर्स को भी लाइसेंस इशू होना चाहिए। अब इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक बंदा एकेडमी खोलता है और एवरी टॉम डिक एंड हैरी जनाब वहाँ पे पढ़ा रहा है। जी उसका नहीं पता कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका नहीं पता कि उसने कहाँ से हासिल की है, उसका नहीं पता कि उसका मेयार क्या है। जी तो उसके लिए एक लाइसेंस की हमने रूल्स एक्ट बनाया, बल्कि एक्ट बना के दिया मैंने। हम्म, वो एक्ट जो है HED के पास भेजा गया, PHEC की तरफ से मंजूर करके, और HED को कहा गया कि आप जो है कैबिनेट को रेफर करें, क्योंकि एक मैकेनिज्म जी है बिल्कुल उसको मूव बिल्कुल। करने का। सिंध ने वो अडॉप्ट कर लिया। हम्म, वहां पे अब टीचर्स लाइसेंस जो है वो लेके फिर टीचर बनता है। हम्म, हमने बड़ा सिंपल रखा, टेस्ट रखा था ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जी, एवेल्युएट होंगे, और आपको वो लाइसेंस मिलेगा, फिर आप पढ़ाने के काबिल होंगे। बिल्कुल। लेकिन पंजाब में अभी ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और ना ही इस जानब कोई पॉजिटिव जो कोई इकदाम है वो नज़र आ रहे हैं। सर, आज के दौर और मादी की रवायत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? माजी में जरा गड़बड़ कम थी, हम्म, हेरा फेरी कम थी, लोग फिर भी सब्र शाकर थे, अच्छा, और अपने मामलात में जो कुछ होता था उसमें गुज़रोकात कर लेते थे। लेकिन अभी जो है ना, अभी अजीब सी वो भाग दौड़ लगी हुई है, कि हर बंदा कहता है मैं आपसे आगे, आप कहते हैं मैं उससे आगे। वो एक दूसरे के आगे चलने के चक्कर में जो है हम लोग सारी वैल्यूज, हर चीज पसे पुस्त डाल के चल रहे हैं, जो कि यकीनन हमारे लिए तो तबाही है ही है। मुआशरा भी तबाह हो रहा है, बजाय कि इतनी इन्वेस्टमेंट देखें गवर्नमेंट ने। अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करे कि अभी जो मरियम नवाज है, इसने CM जो पंजाब है, इसने होनहार स्कॉलरशिप जो है वो उसके लिए दी है। अब 1.5 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं बच्चे को, इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन उसके बावजूद मयार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो कसूर CM ऑफिस का तो नहीं है, कसूर गवर्नमेंट का तो नहीं है, कसूर तो उन अदारों को चलाने वाले लोगों का है, या वो सिलेक्शन करने वाले लोगों का है, जिन्होंने आगे बंदे ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिनकी कारकर्दगी जो है बजाय ऊपर जाने के वो नीचे। सर, वकालत में कैसे आना हुआ और इस प्रोफेशन में किससे आप ज़्यादा मुतासिर हुए? देखिए, दो बंदे बहुत ज़्यादा हैं जिनके साथ मैं अटैच भी रहा, जिनके साथ मुझे काम करने का ज़्यादा मौका मिला। एक तो मेरे सीनियर थे, फौत हो गए, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, ख्वाजा सईदु जफ़र साहब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। उससे पहले सिंपल वकालत करते थे। एक तो उनसे मैंने ये जो कुछ भी सीखा है, या आज जो कुछ भी मैं वकालत के अंदर हूँ, तो वो उसमें उनका अगर कहें ना आप 90% उनका शेयर है, तो ये मतलब गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, मैंने सियासत और मामलात आगाही में यासिन आज़ाद साहब के साथ जब काम किया है, तो मैंने उनमें देखी है, उनसे बहुत कुछ सीखा, तामुल सीखा, सियासत सीखी, मामलात कैसे करने हैं वो सीखे, और फजूल सियासत नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव जो है मामलात कैसे उसको करना है। और 1 साल जो मैंने उनके साथ गुजारा, बेसिकली जब मैं गया 2012 में मुंतखब हुआ, तो बेसिकली मैं अपोजिट ग्रुप से हुआ था। लेकिन पहले दिन ही यासिन आज़ाद साहब ने कहा कि देखो, अगर बार के लिए काम करना है, अगर तुम समझो कि ये काम बार के लिए है तो हमारा साथ देना, अगर समझो कि हम खिलाफ जा रहे हैं तो आप बेशक मुखालफत करना। अच्छा, उसके बाद मैंने खैर इनको ऑब्जर्व किया, और इसके बाद इन्होंने मुझे मुख्तलिफ कमेटियों में, तकरीबन हर कमेटी में मैं मौजूद होता था, ख़ास तौर पर हॉस्टल वाले मामले में
उसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमने किया और इतना ज़्यादा उसमें मामला बढ़ चढ़ के लिए, लेजिस्लेशन बड़ी की बार की, और वहाँ से मैंने ये अखज़ किया था कि नहीं, सियासत में भी अगर कोई अच्छा आदमी है आप उसको सपोर्ट करो, और अगर कोई गलत आदमी है तो उसको पोज करो। लेकिन यासीन आजाद साहब के मामले में पॉजिटिव ये था कि ये सिर्फ बताते ही नहीं थे, समझाते भी थे, और कई बातें ऐसी थी जो सियासत में पहली दफा मैंने सीखी। ये उधर की बात है। मतलब ये चीज उनसे सीखी उनसे। सर, एक वकील के तौर पर आपकी तरजीहात क्या रही? देखें, बतौर वकील जो है पहली तरजीहात तो ये है हमारी कि एजुकेशन, जो हमारी कानून की तालीम है, उसमें चेंज आना चाहिए। आप देखो, आज भी आपको कोई कहे, कोई धारा कहे, अब आईपीपीएस वाले मामले में आप देखो कौम क्यों सफर कर रही है, क्योंकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट जिन्होंने किया वो लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। वो बाबू लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, सेक्शन अफसर से अलाउ करवाया, साइन करवाया, और दैट्स ऑल। हैड देयर बीन अ गुड लॉयर तो वो उस वक्त बताता कि भाई ये आप किस किस्म का एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप तो सारा फ्यूचर जो है कौम का सारे का सारा आप अंडर लियन लिए हैं, तो इस चीज को आप एहतियात करें। तो फॉर दैट मैटर हमें अच्छे वकील चाहिए। देखें, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग बाहर से आता है, मतलब ये विदाउट प्रेजुडिस मैं ये बात कर रहा हूं, एक शख्स बाहर से पढ़ के आता है, अब उसकी पढ़ाई का दो सब्जेक्ट में फायदा है, एक न्यूक्लियर साइंस में, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसका तो आपको फायदा है। लेकिन जहां तक कानून की तालीम है तो बाहर ज्यादा केसेस हैं ड्राइविंग के, शराब के, तो कॉम्प्लेक्स सूट्स और कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन वो यहाँ हमारे यहाँ है। पाकिस्तान और इंडिया की जो लिटिगेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोगों के रवैये डिफरेंट है। सर, आप पाकिस्तान की अदालतों में भी आना जाना रहता है आपका, इन अदालतों के हालात क्या हैं? देखें, जहाँ तक अदालतों के हालात हैं तो अदालतों के हालात जो है इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप जनरलाइज फॉर्म में करेंगे तो वो तो बहुत बुरे हैं। देखें, 128 नंबर पे रहना बड़े हिम्मत की बात है और फिर उस पर फख्र भी करना। लेकिन आप देखें इंडिविजुअल केसेस में बास कोर्ट्स बहुत अच्छी और बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेंसेशन अपने कर रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल साइड पे आप देखें तो वो कोर्ट बिल्कुल ही पठा बैठा दी। मतलब ये चीज जो है, पैरिटी जो है, ये हमारे अदालती सिस्टम में बहुत मौजूद है। अदालतों में सहूलतों के फुकदान की सबसे बड़ी वजह क्या है? अदालत में किसी किस्म की सहूलत की फुकदान नहीं है, सिर्फ एक चीज का फुकदान है, वो है काबिलियत, कंप्रीहेंशन ऑफ फैक्ट्स, इसकी कमी है। बाकी अगर आप कहें कि उनको तनख्वाहें कम मिल रही हैं तो तनख्वाहें मेरे ख्याल में उनकी औकात से बहुत ज्यादा है। गाड़ियां उनके पास दी गई हैं, अमला उनके पास दिया गया है, तनख्वाहें भी ठीक हैं, बाकी सब मामलात भी ठीक हैं। तो इन सब चीजों के बाद आप देखें कि फिर भी अगर आप कहें कि जनाब मुझसे काम नहीं होता, मुझे काम ज्यादा दिया गया है, फिर आप देखें, आप बतौर जज आपके पास एक इख्तियार दिया गया है कि आप कर्व कर सकते हो लिटिगेशन को। आपको कानून में इख्तियार दिया गया कि कोई गलत अगर आता है, गलत लिटिगेशन करता है, तो आप उसको कास्ट करके उसको कर्व करें, ना कि आप उसकी जो है वो उसको बढ़ाएं, बढ़ावा दें। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं और हर प्रोफेशनल वकील अपने साहिल के मुकदमे के मौके पर अदालतों में तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं।
लेकिन आजकल के वकला में ऐसी हिम्मत, ताकत और जरूरत नहीं पाई जाती, इसकी वजह क्या है? देखिए, बेसिक वजह है कि वकला को ट्रेनिंग नहीं मिल रही। जी। और अच्छे, पहले होता ये था कि जब आप आते थे तो आप एक अच्छे चैम्बर को ज्वाइन करते थे, आप सीनियर के पीछे खड़े होते थे। वो खड़ा रहना भी लर्निंग है, बेशक। उसका चलना फिरना बैठना लर्निंग है, उसका क्लाइंट के साथ डील करना, फिर उसके फैक्ट्स लेना, फिर उसको देखें, ये सारे के सारे लर्निंग के प्रोसेस हैं जी। जिसमें से एक बच्चा गुजरता है। जी। लेकिन जब आप उस बच्चे को उस लर्निंग प्रोसेस में डालेंगे नहीं और उसके हाथ में कार्ड पकड़ा देंगे कि जनाब चलो लाइन लगो, इलेक्शन वोट मांगो, तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगे कि वो बच्चा जो है वो एक अच्छा वकील बनेगा? सर, वकालत के पेशे को प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ मौजूदा दौर में कि इस शोबे की इज्जत में कमी आई? देखिए, ये एक दिन में कमी नहीं आई, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस ग्रेजुअल प्रोसेस में वकला ने सबसे पहले वकला की तबाही फेरी जब वो सो कॉल्ड मूवमेंट गई, हम भी उसमें थे। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि आप सिस्टम के लिए बाहर निकले थे कि सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन हुआ क्या? लोगों की नौकरी वापस चली गई। बस, वो अपनी नौकरी के लिए आए थे, नौकरी के लिए जिंदा रहे और नौकरी करके रिटायर हो गए। सर, 26वीं आईनी ऑर्डिनेंस से बात करते हैं। सियासी जमातों का बड़ा फैसला, आपकी क्या राय है इसमें? देखें, आप कंपैरेटिव स्टडी लेना, क्या अमेरिका में अमेंडमेंट्स नहीं होती अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या लॉ में या किसी और मामले में? क्या साहब के साथ इंडिया है, क्या वहां नहीं होती? आप देखें, उन्होंने आर्टिकल 70 जो था कश्मीर से मुतलका, उसमें तब्दीली लिया है। और यहाँ पे रिजिडनेस, हमारा देखिए फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म में हमें लचक देनी होती है। जब एक चीज आगे नहीं चल रही, जब एक चीज में प्रॉब्लम आ गई है, जब एक चीज पॉल्यूटेड समझी जा रही है, तो उसको अमेंड करने के लिए क्यों ना असेंबली जो है अपना किरदार अदा करे। आपके ख्याल में इस ऑर्डिनेंस में कोई डील भी हुई है? मेरा नहीं ख्याल डील, ये चूंकि ये दरीना मुतालबा था, मेरे ख्याल में हर वकील के दिल में ये बात जरूर थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये एक बंदे के कहने पे सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ना, अगर सारा मामला चीफ जज ने करना है तो फिर बाकी सारे महकमे बंद कर दें। देखिए ना, इस मुल्क में पार्लिमानी कमेटी को मना कर दिया गया था कि आप नहीं करेंगे, और ये काम जो है सीजेपी ने किया था। तो अगर सीजेपी इस हद तक जा सकता है तो फिर इस चीज को कर तो करना ना, इसको ठीक तो करना है। वो इसके लिए पीपी कर ले, उसके लिए मुस्लिम लीग कर ले, उसके लिए जमात इस्लामी कर ले, उसके लिए फजल रहमान कर ले। इवन सो आप देखें, पीटीआई के दोस्त भी दिल से यही कहते हैं कि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन आप मुखालफत बराए मुखालफत में आप सिंपल यही कहते रहे कि नहीं यार, चूंकि उसने की है मैं नहीं मानूंगा। सर, क्या आईनी बेंचेस के कयाम से अवाम के मुतालबात का इल्तिवा खत्म होगा? देखें, उसके साथ एक चीज और रिक्वायर्ड है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपके पास जजेस की तादाद कम पड़ जाएगी, तो जनरल पब्लिक फिर भी सफर करेगी। तो इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट जो होगा, आपको जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। वो तादाद बढ़ेगी तो फिर इसके सही फ्रूट आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन सर, इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि इसी माह जज साहिबान की कमी का मामला हल हो जाएगा। ये तासुरात दुरुस्त है? देखें, अगर क्योंकि ही इज पार्लियामेंटेरियन तो ही नोज वेल, और उसको ज्यादा पता होगा, क्योंकि ऊपर अहले इक़्तिदार क्या कर रहे हैं ये पब्लिक को या हमें मालूम क्या नहीं। इस ऑर्डिनेंस से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुअस्सर साबित होगा? देखें, मैंने पहले भी बताया कि ये ऑर्डिनेंस से कुछ हद तक
तो मामलात आपके हल हो जाएंगे। सबसे पहले मामला था जजेस अपॉइंटमेंट का, ठीक है ना, वो हो जाएगा। दूसरा फेडरेशन है, अगर जैसे मतलब इंडिया में भी है ये रूल है कि अगर पंजाब के जज, मसलन एक जज है, उसकी सोशल एक्विटेंस इतनी ज्यादा है वकला के साथ कि वो उसका काम करना जो है वो उसको इल्जाम आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे जजेस निकल गए इसी वजह से। तो अगर जो है उस सोशल एक्विटेंस रखने वाले जज को, जो कॉम्पिटेंट भी है, लाइक भी है, डिस्पेंस भी कर सकता है, अगर वो सरात में, बलूचिस्तान में या सिंध में जाके अपनी जिम्मेदारी कर लेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सर, किसी भी बेंच को खास मुकदमे की समाअत के मौके पर रोकना रिले की आज़ादी के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। आज तक देखें ये जो लेयर्स बनी होती हैं कि ट्रायल कोर्ट है, फर्स्ट एपलेट कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, ये इसलिए बनाई जाती हैं मत रोकें किसी को भी, उसको आजादाना एडजुडिकेट करने दें, और जब कर ले अगर गलत है तो आप उसकी अपील कर लें। सर, आपके ख्याल में सियासी जमातें पार्लियामेंट के जरिए अदलिया को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कोई सिलसिला जो है वो आएगा सामने, क्योंकि अगर ये आएगा तो फिर डिजास्टर होगा, फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, फेडरलिज्म आप में नहीं रहेगा। आप देखें ना 73 के आयन का सारा नोमेनक्लेचर है क्या, फेडरलिज्म है। सुनो और सुनाओ, मानो और मनवाओ। सुप्रीम कोर्ट का नया दौर शुरू हो गया है। आप नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस मुंतजर, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि मुंतजर कर रहे हैं चीफ जस्टिस आपके लिए? वो हाँ हैं, बहुत सारे हैं। मसलन जस्टिस याया साहब के लिए हमारे नेक ख्वाहिशात हैं, इज ए वेरी गुड जज। अब एक और चीज भी होती है कि जज क्वालिटेटिव जुडिशियल मैटर की हद तक तो होता है, लेकिन बाज औक़ात एडमिन की हद तक नहीं कर पाता, क्योंकि वो डिपेंडेबिलिटी उसकी जो है वो उसको रोक देती है। अब जनाब सीजेपी जो है, याया साहब जो हैं, इनसे तो है कि ये पेपर वर्क कम करेंगे, ठीक है ना। आज हम किस दौर में बैठे हैं, आपने यूएस फेडरल सुप्रीम कोर्ट में, इवन इंडिया के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं। किसी ने ट्रांसफर कराना है, किसी ने, अब ये सुना था वो प्रेसिडेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के शहजाद शौकत साहब, उन्होंने कहा है कि जी वो अपने डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करके तो नकल ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे, निकलवा भी सकेंगे। यार ये सहूलतें तो दो। ये 2012 में ये प्रोग्राम जो है ये बना था, यासीन आजाद साहब को याद होगा। और लेकिन वो जो था डॉक्टर फकीर मोहम्मद जो था, चूंकि वो चाहता नहीं था, उन तक लोगों की रसाई खत्म हो जानी थी, यार मेरी नकल जरा जल्दी कह दें, वो आपका एक जो भरम है वो खत्म हो जाता। लेकिन आप नहीं चाहते, इसलिए आप नहीं करते। आपकी नज़र में अदलिया की आज़ादी का हल क्या है? देखें, अदलिया की आज़ादी के सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो अदलिया के लिए होनी चाहिए या पार्लियामेंटेरियन को करनी चाहिए। एक, बिला किसी खौफ के, बगैर किसी डर के आप सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दें। यहाँ लाहौर से अगर मुझे स्टे चाहिए, अगर मैं ऑनलाइन सबमिशन करता हूँ और लाहौर की रजिस्ट्री में सिंगल जज उसको सुनता है, आपका पेट्रोल बचा, आपका टाइम बचा, आपके क्लाइंट का टाइम बचा, फीस में प्रॉपर एक रिडक्शन जो है वो आ गई, और ये सारे मामलात मिल के उस चीज को बेहतर कर देंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिखती है, आप आर्गू करते हैं, मैं आर्गू करता हूं, जज डिसाइड करता है। अच्छा, पैसे कमा रहा है एक प्राइवेट पर्सन,
भैया आप डाटा जो है वो डाटा सारे का सारा आप ऑनलाइन अवेलेबल कर दें, सर्च इंजन ही देना ना, एक सर्च इंजन दे दें, उसमें जो काम मैं प्राइवेट पर्सन के जरिए कर रहा हूं वो डायरेक्ट मैं अपनी वेबसाइट पे अपना पीएलए दूं या अपना कंप्यूटर कोड दूं और उसको मार के अपना रिसर्च पूरा कर लूं। तो आपके ख्याल में बार और बेंचेस के दरमियान क्या किरदार है आजकल के दौर में? देखिए अभी आजकल तो खैर वो पंजाबी कहते हैं तैंपरास वो हो रहा है। अच्छा। क्यों? कोई बंदा किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता बस जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप वो माने तो आप ठीक है, नहीं मानते तो आप गलत हैं। सर गज़ा पे बात करते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र आपके ख्याल में फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तक़बिल है? देखें बड़ी बदकिस्मत हम भी हैं और मुसलमान भी हैं। हर किस्म के मामलात रखते हुए भी हम उनकी वो मदद नहीं कर पा रहे जो उनका हक है। अब आपने गजा की देखें, जितना कत्लेआम हुआ है इसके बाद उन बेचारों के पास क्या है? वो जब वीडियो देखते हैं तो अजीब सिचुएशन हो जाती है कि उनके पास सिवाय अल्लाह से मांगने के अलावा और कोई सोर्स है ही नहीं। कोई जरिया नहीं, बिल्कुल बेशक। उनका हमसाया उनकी मदद नहीं करता। लेकिन सर इसमें देखने में आया है पाकिस्तान समेत 57 ममालिक इस जंगबंदी में खामोश तमाशाई। आपके ख्याल में वीटो पावर, आईएमएफ या ज़ाती मफादात? देखें डर, मुझे डर है कि मैं आज गाड़ी पे जाता हूँ, घर में रहता हूँ, ऑफिस है मेरा, ठीक है ना, मुझे खतरा है यार कोई ये ना हो कल ये मलिया मेट हो जाए और मैं सड़क पे आ जाऊँ। मैंने अल्लाह पे जो यकीन और एतबार छोड़ दिया है, बेहसियत मुसलमान मुझे वो एतबार दोबारा बहाल करना होगा, तभी गजा के लोग जो है उनकी मदद कर सकते हैं। आप देखें ना, सिवाय ईरान के अलावा और कोई बंदा उसको ललकार नहीं रहा। अब क्या ईरान के पास हमसे ज्यादा अच्छे मिसाइल हैं, ज्यादा उसके बाद जज्बा है। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947, हक महरूम, हक से महरूम। आपके ख्याल में ये हक कब मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो आप अपने अंदर जो है ना गद्दार जो है उनको खत्म करें। मैंने यहाँ तक अब सुना है कि जी सानू की फायदा है वहाँ पे, तो जी कश्मीर हमें कश्मीरी हमें जो है भाई वो तो गाली देता है, ये करता है, वो करता है, फलां करता है। एलिगेशन एंड ब्लेमबाजी आप मुसलसल कर रहे हैं। भाई अगर आप फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि आप उन्हें अच्छे लफ्जों में याद करें, उनको हौसला अफजाई जो है उनकी वो जारी रखें और उनको इतना तो हौसला दें कि उनकी बैक पे आप खड़े हैं। कल को अगर कोई जंग होती है या कोई ऐसा भारत कोई किसी किस्म की एक्टिविटी करता है तो उनको बावर होना चाहिए कि पाकिस्तान फौज के साथ अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो पीछे से भागेगी नहीं। सर आपके ख्याल में कश्मीर में जो पाक फौज के मुजाहिद, पाक फौज के शहीद हुए हैं, और कश्मीरी मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? देखें बिल्कुल लाती हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। खाली नारेबाजी से और बातों से ये काम नहीं होते। एक है ना, एक सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला भी नीचे उतर के नहीं आता, उसने भी अपने बंदों को आगे करना होता है। फिर वो हौसला भी देता है उन बंदों को, मदद भी करता है और मुखालिफ के दिल में डर भी पैदा करता है। सर कश्मीर के 77 बरस कश्मीर में योम तासीस जारी, शोधाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम? देखें
पैगाम तो सिर्फ यही है कि भाई जो हमें करना चाहिए कश्मीरी लोगों के लिए या कश्मीर के वो शोहदा जिन्होंने कुर्बानी दी है, हम आज तक उनका कोई वो यादगार तो हम लोग इस्टेब्लिश कर नहीं सके। इतना डर खौफ है हमें मुखालिफ का कि हम उनके लिए कोई जगह मखसूस जो करके वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करते नहीं है कि यार वो नाराज़ हो जाएगा। तो इसके लिए उनकी हद तक तो ये है कि दिल से तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है कि किसी दिन किसी मौके पे शायद वो रुख बदल दे और कौम में कोई ऐसा लीडर आ जाए जो इन बातों को सर, समझे। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, आपने कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के लिए को काम करना है तो बगैर किसी डर खौफ के उन तक पहुंचाइए, उनकी मदद करें और उनके जो शोहदा हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी हद तक कोई ना कोई यादगार जो है वो इस्टेब्लिश करें। लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, कराची में करें, कोयटा में करें, चारों शहरों में करें और हर आने वाले को वो लुक्रेटिव जगह लगे कि मैंने वहां जाना है, ताकि दुनिया को पैगाम, एक मुस्बत पैगाम मिले हमारी तरफ से कि भाई हम लोग अपने शहीदों को या जिन लोगों ने कुर्बानी दी होती है उनको हम लोग भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। ऐसा